ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, लैंड मतलब मिट्टी, लैंड मतलब ज़मीन, सॉइल मतलब मिट्टी, वाटर मतलब पानी, नेचुरल वेजिटेशन ऐसा वेजिटेशन जो आपने नहीं उगाया है, खुद ब खुद उगा है, जैसे कि फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपके, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या है, जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो आपके लिए रिसोर्स के रूप में। एक छोटा सा गाँव है तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया आपका एक कंट्री है और कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। अम्बा, ठीक है। तो मम्बा गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। तो ये मम्बा जो है शायद ये अपनी माँ को कह रहा हो या फिर किसी एक नाम है, नाम समझ लेते हैं। तो मम्बा जो है ये बहुत जल्दी उठ जाती है, क्या करने के लिए, पानी भरने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। वो पहले बहुत लंबे रास्ता चल के जाती है और बहुत कुछ घंटों में वापस आती है, ठीक है, पानी भर के। तो वो क्या करती है, शी देन है, उसके बाद वो अपनी मम्मी की मदद करती है घर पे, है ना। अपने भाई को ज्वाइन करती है ये अपनी गोट को देखभाल करने के लिए, ठीक है। और जो उसके फैमिली मेम्बर हैं उनका खुद का रॉकी लैंड है, अपनी छोटी सी हट है जिसमें वो रहते हैं। वहाँ पे आसपास उनका थोड़ा सा ज़मीन पड़ा हुआ है। मम्बा के जो पिताजी हैं, ठीक है, वो उस ज़मीन पे मेज़ की खेती करते हैं, ठीक है ना, ज्वार उगाते हैं, बाजरा और बीन्स उगाते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद में, टॉयलिंग हार्ड, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये इनफ नहीं है, वो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, मतलब उनकी पूरी फैमिली को पूरी साल खाना खिलाने के लिए ये खेती उनके लिए इनफ नहीं है, ठीक है, मतलब भरपूर नहीं है। पीटर जो है वो क्या है, शीप रियरिंग रीजन में रहता है न्यूजीलैंड के अंदर, जहाँ पर उसकी जो फैमिली है वो क्या करती है, वूल प्रोसेसिंग का काम करती है, वूल प्रोसेसिंग की फैक्ट्री चलाती है, ठीक है। डेली वो क्या करता है, अपने घर स्कूल से वापस आता है तो पीटर क्या देखता है कि जो उसके अंकल हैं वो उसकी शीप की टेकिंग केयर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। और शीप यार्ड जो है वो उसका बहुत बड़े से ग्रासी प्लेन एरिया के अंदर है, हिल्स के अंदर, जो कि पहाड़ से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। उसको मैनेज वो साइंटिफिक वे में करता है, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करके कहता है, ठीक है, उनको यूज़ करता है वो क्या करने के लिए, अपने लैंड को मैनेज करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसको यूज़ करता है। पीटर की जो फैमिली है वो क्या है, वेजिटेबल्स उगाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। तो मम्बा और पीटर दो अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रहने वाले लोग हैं, है ना। ये दोनों डिफरेंट है। इनकी यहाँ पर जो रहते हैं, जैसे एक न्यूजीलैंड में रहता था और एक कहाँ रहता था बेटा, एक तंजानिया में। दोनों जगह की मिट्टी अलग है, दोनों जगह की आपकी लैंड अलग है, वाटर अलग है, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन अलग है, रहने वाले जानवर अलग हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी अलग है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो जहाँ पर पाए जाते हैं उनका कोई ना कोई रीज़न होता है कि वो वहीं पर ही क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है, डू यू नो में 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसने 30% लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। यानी जो 90% आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके पास ओनली 30% एरिया है और रिमेनिंग जो 70% लैंड है वो स्पार्शली पॉपुलेटेड या फिर अनहैबिटेड, यानी ऐसी ज़मीन है या तो उस पर बहुत कम लोग रहते हैं या फिर वो बिल्कुल ही इनहैबिटेड है, कोई रहता ही नहीं है। केवल 30% लैंड पर ही 90% लोग रहते हैं, बची हुई 70% लैंड या तो अनइनहैबिटेड है या फिर बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते हैं। अब हम देखेंगे बेटा किसके बारे में, लैंड के बारे में। लैंड आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका नेचुरल रिसोर्स है। क्यों है नेचुरल, क्योंकि ये आपको प्राकृतिक रूप से मिला है, आपका इसको बनाने में कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है ना। तो आपका लैंड क्या है बेटा, नेचुरल रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये आपका 30% ऑफ द टोटल एरिया, यानी अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस का जो टोटल एरिया है उसका 30% पार्ट लैंड है, यानी कि पूरे अर्थ के सरफेस के 30% पार्ट पर लैंड है, ठीक है बेटा। तो जो आपका टोटल अर्थ का सरफेस है उस पर 70% जो है उस पर क्या है, पानी है, और 30% क्या है, आपका लैंड का एरिया है, ठीक है। तो ऐसा आपका अर्थ का सरफेस जो है, हर पार्ट पे ऐसा नहीं, हर जगह पर इंसान रह रहे हैं, कुछ जगह पर स्मॉल परसेंटेज ऐसा भी है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है, ठीक है। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना पॉपुलेशन का, ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के अंदर है और इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों हर जगह पे व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि हर टाइम वहाँ बर्फ़ ही जम रही है तो कोई इंसान कैसे रह लेगा, ऐसा हो कि हर टाइम वहाँ धूप ही निकल रही है तो कोई कैसे रह लेगा। तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का माउंटेन, वहाँ का लैंड सरफेस, वहाँ का जो एरिया है वो डिसाइड करवाता है क्या, कि कोई इंसान वहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो टोपोग्राफी आपकी वही होती है, टोपोग्राफी आपकी वही होती है कि आपका लैंड का नेचर कैसा है, आपका स्लोप कैसा है, माउंटेन एरिया है तो किस तरीके का माउंटेन स्लोप है ना। तो पानी के आसपास के एरिया में कोई रह रहा है तो किस तरीके का पानी है, कहीं ज़्यादा खारा तो नहीं है, कहीं बेकार पानी तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। डेजर्ट तो नहीं है एरिया, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया तो नहीं है। अगर ऐसा एरिया होगा तो बेटा आप समझ सकते हो कि या तो पॉपुलेशन बहुत कम रहेगी या रहेगी ही नहीं, ठीक है।
और लेकिन जो प्लेन एरिया है जहाँ पे नदियाँ भी हैं, अच्छी लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है। तो डेंसली और स्पार्सली आपके एंटोनिम सिनोनिम हो गए। डेंसली का अपोजिट क्या हो गया आपका? स्पार्सली, और स्पार्सली का अपोजिट क्या हो गया? डेंसली। लैंड यूज़ देखो, लैंड का जो यूज़ है अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हो आप। कोई तो लैंड पर खेती करता है, कोई लैंड पे प्लांट उगा देता है, फॉरेस्ट करता है, कोई लैंड को खोदता है अंदर से कोयला निकालने के लिए, आयरन निकालने के लिए, ठीक है, और जो मिनरल रिसोर्स है निकालने के लिए, कोई वहाँ पर घर बनाने के लिए लैंड को यूज़ करता है, तो कोई लैंड को रोड बनाने के लिए यूज़ करता है, तो कोई इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। हो तो लैंड का यूज़ रहा है सब जगह बेटा, ठीक है ना। ज़्यादातर आप इन सब चीज़ों को लैंड यूज़ कहते हैं जब आप लैंड को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लिस्ट बनाओ अम्बा और पीटर की फैमिली की कि वो लैंड का कौन क्या क्या यूज़ कर रहा था, तो आप देखो जो लैंड का यूज़ है डिटरमाइन फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहली बात तो आप घर वहीं पर बनाओगे ना, देखोगे पानी है कि नहीं है ना, ज़मीन अच्छी है कि नहीं है ना, तो सॉइल को देखते हो आप, वहाँ का क्लाइमेट देखते हो, बहुत गर्मी तो नहीं है, बहुत सर्दी तो नहीं है, मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं, पानी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं कि आप लैंड को यूज़ करोगे या फिर नहीं करोगे। तो जो आपका ह्यूमन फैक्टर है जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों डिटरमाइन करते हैं कि आपके लैंड को कैसे यूज़ करना है, आप अपनी लैंड को किस तरीके से यूज़ करोगे। अगर आप लैंड को देखोगे बेटा क्लासीफाई करोगे ओनरशिप के बेस पे, तो दो तरीके की होती है। प्राइवेट जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उस पर आपके अलावा कोई और अपना हक नहीं दिखा सकता। कम्युनिटी जो आपकी अकेले की नहीं है, वो जिस समुदाय के अंदर है उस पूरे समुदाय की है, समझो। अगर कोई एक टेम्पल किसी हिंदू कम्युनिटी बनवाया तो पूरी हिंदू कम्युनिटी का टेम्पल है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो प्राइवेट और कम्युनिटी, ठीक है। प्राइवेट लैंड इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, कम्युनिटी लैंड पूरी कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती है। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑर्डर है, फिर ऐसे कोई फ्रूट वाला एरिया है, कोई मेडिसिनल हब का प्लांट है, तो ये पूरी कम्युनिटी यूज़ करेगी। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है बेटा उसी को कम्युनिटी कहते हैं, जो सब लोग उसे यूज़ कर पाएँ। तो पीपल जो है ये डिमांड करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड लिमिटेड है आज के टाइम पे, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड उसके हिसाब से कम होती चली जा रही है। लैंड की क्वालिटी अलग अलग जगह पे बेटा अलग अलग है, लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, लैंड को कमर्शियल एरिया में यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज़ करना शुरू कर दिया है अर्बन एरियाज़ में। तो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में बहुत एक्सपेंड हो रही है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं लैंड यूज़ के पैटर्न पे, क्योंकि हमारे कल्चरल चेंजेस होते हैं सोसाइटी में। हम करते हैं ना, होली बनाते हैं तो अलग से ज़मीन पर होली का दहन कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग भी यूज़ करते हैं कल्चर के बिहाफ पे। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, मिट्टी की क्वालिटी कमज़ोर होती चली जा रही है, क्यों, क्योंकि एक तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन। दूसरी बात क्या है, आप उसमें बार बार उसे इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जा रहे हैं। लैंडस्लाइड होता है बेटा, लैंडस्लाइड मतलब क्या है, ज़मीन का कोई टुकड़ा टूट के अलग हो जाए, उसे लैंडस्लाइड बोलते हैं। सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, बहुत ज़्यादा मिट्टी एक जगह पे ठहर नहीं रही है। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि प्लांट पौधे खत्म होते चले जा रहे हैं मिट्टी पे से सॉरी, ये सारे थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के, जो कि आपके एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बेटा आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको पता है लैंड की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और फॉरेस्ट का कवर कम होता चला जाएगा, क्योंकि लोग फॉरेस्ट वाले एरिया को ही काट काट के अपने घर बनाएंगे, ठीक है, या फिर उस पर खेती करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके नेचुरल रिसोर्सेज को कम करती हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डर पैदा करती हैं। तो प्रेजेंट जो रेट है डिग्रेडेशन की लैंड की, उसे चेक किया जाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए, पेड़ लगाए जाने चाहिए, लैंड को रिक्लेमेशन किया जाना चाहिए, उसको केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स से बचाना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी देनी चाहिए। ये सारे मेथड है कि आप जिनसे अपनी लैंड को क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। मिट्टी, आपका जो थिन लेयर होता है, जो कि ग्रेनी सबस्टेंस, यानी कि ऐसे पथरीले से आपके सबस्टेंस होते हैं छोटे छोटे, उनसे आपका अर्थ का सरफेस कवर रहता है, तो उसे आप सॉइल कहते हो। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। 2-3 बार अपने माइंड में रिवाइज करो इस डेफिनेशन को। क्या है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस, यानी पतली सी लेयर ग्रेनी सबस्टेंस की जो आपकी अर्थ के सरफेस पे पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड आपकी सॉइल, ठीक है। थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस, इतना भी याद रहेगा तो भी आप सही कराओगे। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो इसका लिंक बेटा लैंड से होता है, जिस तरीके का आपका लैंड फॉर्म होगा उसी तरीके की आपकी मिट्टी होगी। जिस तरीके आपका जो मिट्टी होती है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिलती है, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक, इन सब से मिलकर के बनी हुई होती है। ये एक प्रकार की वेदरिंग की प्रोसेस होती है। बड़े बड़े पत्थर जब टूटते हैं, वेदरिंग करते हैं, है ना, छोटे छोटे पथरीले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो आके आपकी अर्थ क्रस्ट पे गिरते हैं, तो वही उसमें
उसमें फिर दोबारा से प्लांट उगते हैं, है ना, प्लांट मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, फिर आपकी जो सॉइल है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये लैंडस्लाइड का एक एग्जांपल दे रखा है। लैंडस्लाइड बेटा आपका सिंपल मास मूवमेंट होता है, किसका, रॉक का, यानी कई पत्थर का कोई एक पार्ट टूट के अलग हो जाए, है ना, आपके अर्थ के डाउन पर स्लोप जो है कोई नीचे गिर जाए तो उसे लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो लैंडस्लाइड हो सकती है, फ्लड आने से, वोल्केनो के आने से हो सकती है ना, रेनफॉल बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो भी हो सकती है। अभी हाल फिलहाल हुई थी बेटा हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, वहाँ बादल फटने की संभावना है, बादल फटा भी था वहाँ पे, ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। तो कभी कभी रिवर के ब्लॉक्स की वजह से होती है, कोई कहीं पे पानी रुक जाता है तो उस वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। तो लैंडस्लाइड के सारे केसेस हैं, ये केस स्टडी भी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था पंगी विलेज में, ठीक है ना, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश आपका स्टेट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम किन्नौर नाम है। वहाँ पर एक जगह है रैकोंगफुयो, वहाँ पर एक गांव है पंगी गांव, वहाँ पर हुआ था। उसने कम से कम 200 मीटर का जो आपका ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उसको स्ट्रेच डाउन था वहाँ पे, 200 मीटर का रोड बना हुआ था वहाँ पे, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, नेशनल हाईवे 22। तो वो जो लैंडस्लाइड था ना, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग हुई पंगी विलेज के अंदर, और ब्लास्टिंग से क्या हुआ, वो जोन जो था वो वीक पड़ गया, और जब वो जोन वीक पड़ गया बेटा तो वो टूट के अलग हो गया। ठीक है ना, तो बहुत जो गांव के जो लोग थे उनको खाली करवा दिया गया वहाँ से, जितनी कोशिश हुई उतनी कार्रवाई की गई कि लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है, मिटिगेशन मैकेनिज्म आपके क्या होते हैं, पहली बात तो आप मैप बना लो, उसमें डाउन कर लो कि कहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, जिससे कि वहाँ पर लोगों को बिल्डिंग सेटलमेंट को बंद करवा दो, लोग वहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। कंस्ट्रक्शन को रोको, ज़्यादा स्लिपरी एरिया के अंदर वेजिटेशन को इंक्रीज़ करो जिससे कि लैंडस्लाइड कम हो पाए, क्योंकि मिट्टी को क्या करते हैं, पेड़ होल्ड कर लेते हैं, तो लैंडस्लाइड की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ड्रेनेज सिस्टम को वहाँ पर कंट्रोल करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर रेन वाटर बहुत ज़्यादा होगा और फिर पानी भी बहुत ज़्यादा बहेगा तो लैंडस्लाइड हो सकती है। ये सॉइल प्रोफाइल बेटा याद रखना, सबसे नीचे वाली सॉइल को पेरेंट रॉक कहते हैं, उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल कहते हैं, उसके बाद सब सॉइल कहते हैं, उसके बाद टॉप सॉइल कहते हैं। पेरेंट रॉक पूरी पथरीली होती है, वेदर्ड रॉक आपकी थोड़े बहुत पत्थर और थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, सब सॉइल में आपकी सैंड, सिल्ट और क्ले 3 चीज़ें होती हैं, और टॉप सॉइल में आपका ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। तो जो सब सॉइल है ये डिटरमाइन करती है कि आपकी कौन सी वेजिटेशन टॉप सॉइल के ऊपर होगी, क्योंकि सैंड, सिल्ट, क्ले से मिलकर बनी है, उसके बाद वेदर सॉइल है, उसके बाद पेरेंट रॉक है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल है जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। ठीक है ना, आपकी 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए कम से कम हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं आपकी 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्लोसरी में वेदरिंग की भी डेफिनेशन दे रखी है, ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि अगर आपका किसी भी तरीके से या तो टेम्परेचर में बदलाव हो जाए, फ्रॉस्ट हो जाए, प्लांट, एनिमल, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर आपका जो पत्थर है वो टूट रहा है, डिके हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, तो वो आपका किस में आएगा, वेदरिंग में आएगा। ठीक है, अब देखो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को बनने में कौन कौन से फैक्टर आपके मैटर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर बेटा पेरेंट रॉक की, आपकी जो रॉक है जिससे कि आपका जो कि आपका टूट टूट के मिट्टी को बनाएगी, वो पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है आपका, जिस कलर की पेरेंट रॉक होगी उसी कलर की आपकी मिट्टी होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी उस रॉक के अंदर होंगी वही केमिकल प्रॉपर्टी आपकी मिट्टी के अंदर आएंगी, जो परमेबिलिटी आपकी उस रॉक की होगी वही परमेबिलिटी आपकी सॉइल की होगी। तो पहली बात तो आपकी जो पत्थर जो टूट टूट के आपका मिट्टी बना रहा है उसका नेचर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसके मिनरल, उसका कंटेंट, उसकी परमेबिलिटी, ये सब डिसाइड करेगी। दूसरा बेटा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपका पत्थर जल्दी टूटेगा, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, वेदरिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो भी आपका सॉइल डिटरमाइन करेगा। तो पहला तो पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है, दूसरा क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, तीसरा टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है जो क्लाइमेट के अंदर ही आ जाता है, टाइम डिटरमाइन करता है, क्योंकि बेटा जितनी पुरानी मिट्टी होगी वो उतनी ही उसकी हाई क्वालिटी होगी। ठीक है ना, तो जो सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस है ना, जो अभी आपने टॉप सॉइल सब सॉइल देखी, तो जितनी ज़्यादा मोटी होती चली जाएगी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, वो टाइम पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, वहाँ पे कौन से पेड़ पौधे, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्योंकि जितने माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे उतनी ही ज़्यादा ह्यूमस क्वालिटी होगी, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म ही आपके पेड़ पौधों को काट के गला करके उनको कीचड़ की तरह बना करके मिट्टी में शामिल करते हैं। रिलीफ मतलब आपका एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर आपकी मिट्टी है, ठीक है, अकुमुलेशन मिट्टी का कैसा है, तो आपके 5 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं सॉइल को, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टाइम, फ्लोरा फ्लोना एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, और चौथा क्या है आपका बेटा, चौथा है आपका रिलीफ। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं, एक आपका क्या है, पेरेंट रॉक है, ठीक है, पेरेंट रॉक हो गया, क्लाइमेट हो गया, टाइम हो गया, फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, और आपका रिलीफ हो गया। 5 पॉइंट है जो आपके सॉइल को डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सॉइल कैसी होगी। ठीक है, सॉइल और कंजर्वेशन मेजर कैसे हैं, यानी कि मिट्टी के डिग्रेडेशन और मिट्टी को कंजर्व करने के तरीके। सॉइल इरोजन और डिप्लेशन
डिग्रेडेशन ये बहुत बड़ा थ्रेट है मिट्टी में, रिसोर्स के अंदर। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही आपके लैंड डिग्रेडेशन में फैक्टर रखते हैं, दोनों का ही रोल होता है। फैक्टर जो लैंड सॉइल डिग्रेडेशन में होता है वो होता है बेटा डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देना। आप ज़्यादा पेड़ काटोगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा करोगे तो आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग क्या है, मिट्टी की फिर से सारे प्लांट खत्म हो जाते हैं, घास फूस खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का पेस्टिसाइड का यूज़ करोगे तो मिट्टी की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। रेन वॉश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप पानी डालोगे मिट्टी में तो मिट्टी सारे न्यूट्रिएंट्स को बहा करके ले जाएगा पानी आपका। लैंडस्लाइड हो जाएगा तो भी आपकी मिट्टी की क्वालिटी लैंड डिग्रेड हो जाएगा। फ्लड होगा तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और मेथड जो सॉइल कंजर्वेशन में है, पहले तो आप मल्चिंग कर सकते हो बेटा। मल्चिंग आपका सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट आपके सॉइल कंजर्वेशन करने के तरीके। पहला मल्चिंग, दूसरा काउंटर बैरियर, तीसरा रॉक डैम, चौथा टेरेस फार्मिंग, पांचवा इंटरक्रॉपिंग, छठवां काउंटर प्लाइंग, सातवां शेल्टर बेड। यू मस्ट अंडरस्टैंड और यू मस्ट लर्न इट दिस फैक्ट, ठीक है ना। पहली बात मल्चिंग, पहले नाम याद कर लो, मल्चिंग, काउंटर बैरियर, रॉक डैम, तीन याद करो, मल्चिंग, काउंटर बैरियर, रॉक डैम। मल्चिंग में आपका क्या होता है, जो जमीन होती है ना आपकी प्लांट के बीच में जो बेयर पड़ी होती है, बेयर ग्राउंड पड़ा होता है, उसको आप ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ उससे ढक देते हैं आप उसको। जैसे आपने कहीं खेती करी है, ठीक है, जैसे आपका कोई खेत है, आपने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो बीच में जो खाली ज़मीन है उस पर आप क्या करेंगे, स्ट्रॉ डाल देंगे। स्ट्रॉ डालने से क्या हो जाएगा, आपकी वो ज़मीन खाली नहीं रहेगी और सॉइल इरोजन से क्या हो जाएगा, आपको रिजात मिलेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। आप खाली ज़मीन पे स्ट्रॉ डाल देना, ठीक है ना। तो बेयर ग्राउंड जो कि आपके प्लांट के बीच में पाई जाती है, ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट के बीच में पाई जाती है, वहाँ पर आपको क्या डाल देना है, ऑर्गेनिक मैटर या फिर कोई भी स्ट्रॉ डाल देना है। इससे आप सॉइल मॉइस्चर को रिटेन कर सकते हो। काउंटर बैरियर बेटा क्या है, आप पत्थर या ग्रास या मिट्टी में जो भी बैरियर लगे हुए हैं उनके आसपास आपके ट्रेंचेस जो है आपके फ्रंट पे बना देते हो पानी को कलेक्ट करने के लिए, इसको काउंटर बैरियर कहते हैं। काउंटर का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को जाने से रोक रहे हो, उसको आमने सामने उसके बैरियर लगा रहे हो, है ना। तो आप पत्थर लगा दो, कोई घास लगा दो, कोई मिट्टी डाल दो वहाँ पे से कि आपका वो पानी वगैरह ट्रेंच वगैरह जा ना पाए। रॉक डैम बेटा आपका क्या होता है, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो रॉक आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, रॉक क्या करती हैं, आपकी पानी जो बह करके चला जाता है, तो पानी बहेगा तो मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स को बह के ले जाएगा। तो अगर वहाँ पे कोई पत्थर होगा ना तो क्या करेगा, पानी को बह के जाने से रोक देगा। और अगर पानी बह के जाता है तो अपने साथ ऐसी लाइन सी बना जाता है, गलीज बना के चला जाता है, तो वो गलीज आपकी रुक जाएंगी रॉक डैम से। टेरेस फार्मिंग बेटा आप पता है ना, बड़े बड़े जो आपके टेरेस होते हैं वहाँ पर आप स्लोप बना बना के क्रॉप उगाते हो, जैसे कि आप टी उगाते हो, है ना, आपकी कॉफ़ी उगाते हो, वो सब चीज़ें टेरेस फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग बेटा के अलग अलग क्रॉप्स को अगर आप अल्टरनेटिव रोज़ में लगा रहे हो, है ना, रोज़ बना बना के आप अलग अलग क्रॉप को लगा रहे हो, तो उससे कि आपकी मिट्टी होल्ड हो जाएगी, आप मिट्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, रेन वॉश से बचा सकते हो। काउंटर प्लाइंग बेटा, प्लाइंग आप पैरेलल काउंटर में करते हो, जैसे यहाँ पर नेचुरल बैरियर बना रखा है आपने, ये जो आपका डायग्राम दे रखा है काउंटर प्लाइंग का दिख रहा है ना, पीले पीला सा, इसे काउंटर प्लाइंग कहा जाता है। शेल्टर बेटा आपका कोस्टल एरिया में होता है बेटा, जहाँ पे आप कोस्टल एरिया के अंदर आपके कोस्ट में क्या करते हो, बहुत सारे पेड़ लगा देते हो, है ना। जैसे ये आपका शेल्टर बेटा आपको दिखाई भी दे रहा है इधर, ये शेल्टर बेड का एग्जांपल बना हुआ है। कोस्टल एरिया में बहुत सारे प्लांट्स लगा देना, जिससे कि आपका जो विंड मूवमेंट है और विंड के आने से या फिर हवाओं चलने से या पानी के आने से आपकी मिट्टी बह करके नहीं जाए, ठीक है। तो पहला आपका क्या था बेटा, मल्चिंग, दूसरा काउंटर बैरियर, तीसरा आपका रॉक डैम, चौथा आपका इंटरक्रॉपिंग, पांचवा और उसके बाद आपका टेरेस फार्मिंग, उसके बाद आपका काउंटर प्लॉइंग, उसके बाद आपका शेल्टर बेड। नीचे से चलो, शेल्टर बेड, काउंटर प्लॉइंग, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, रॉक डैम, काउंटर बैरियर और आपका फर्स्ट वाला क्या था बेटा, फर्स्ट वाला था आपका मल्चिंग, ठीक है। ये एक्टिविटी बेटा पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब देखो वाटर आपको पता है वाइटल नेचुरल रिसोर्स है आपका वाटर, ठीक है ना। 3/4 जो आपका अर्थ सरफेस है पानी से कवर है, ठीक है, यानी 3/4 आपका अर्थ का पूरा सरफेस पानी, 70% पानी है, केवल 30% का लैंड है। वाटर प्लेनेट अगर आप देखोगे तो प्रिमिटिव ओशियन है आपका, ज़्यादातर आपका पानी किसके फॉर्म में है, ओशियन के फॉर्म में है। 3.5 मिलियन ईयर अगर आप बैक जाएंगे तो 3.5 मिलियन ईयर अगर आप बैक जाएंगे तो, और आज के टाइम पे देखेंगे तो ओशियन जो है आपका अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर करता है, ठीक है ना। ओशियन कितना कवर करता है बेटा, 2/3 पार्ट कवर करता है। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल लाइफ आपको दिखेंगे। उसके बाद में ओशियन वाटर जो है आपका ज़्यादातर सैलिन है, आप ह्यूमन यूज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। फ्रेश वाटर
जो है आपका केवल 2.7% है। यू हैव टू रिमेंबर फ्रेश वाटर का परसेंटेज क्या है बेटा, ओनली 2.7% है, ठीक है ना। नियरली 2.7% फ्रेश वाटर हो गया। नियरली 70% जो आपका है उसमें से आइस शीट, कुछ आइस शीट है। इस 2.7 का ही 70% बेटा, इस 2.7% जो आपका पानी है इसी का ही 70% आइस शीट में या ग्लेशियर में है। कहाँ पर बेटा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन के अंदर। अंटार्कटिका आपको पता है पूरा आपका बर्फ़ से बना हुआ है, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है और आपका ये माउंटेन रीजन है। यहाँ पर 70% पानी मिलता है ग्लेशियर की फॉर्म में और आइस शीट की फॉर्म में। तो 2.7% पानी का 70% पानी सिर्फ आइस और ग्लेशियर की फॉर्म में पाया जाता है, वो भी अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और कहाँ पर, माउंटेन रीजन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम पानी को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फार रीजन है। ओनली 1% पानी ऐसा है जो कि आपका फ्रेश वाटर है और ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है, ठीक है, जो कि आपका ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है, वाटर वेपर में पाया जाता है। ये 1% पानी ही है जिसमें ग्राउंड वाटर भी आ गया, रिवर्स भी आ गई, लेक भी आ गई और आपका एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी आ गया, वाटर वेपर भी आ गया, ठीक है ना। तो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, लेक, रिवर, आपकी वाटर पे सब में 1% ही फ्रेश वाटर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर आपको पता है बहुत ही प्रीसियस सब्सटेंस है आपका अर्थ का। पानी आपको ना इधर आप ऐड कर सकते हो ना ही अर्थ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना तो आप पानी को कहीं से ला करके ऐड कर सकते हो ना ही आप पानी को ख़त्म कर सकते हो। टोटल जो वॉल्यूम है हमेशा कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि आपको पता है वाटर साइकिल आप सबको पता ही है, ठीक है ना। पानी का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट ही रहेगा। बस आप पानी को रिसाइकिल कर सकते हो या पानी को ख़त्म बिल्कुल आप डैमेज कर सकते हो, पॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन पानी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। साइकिलिंग कर सकते हो। ओशन के पानी को एयर है, लैंड है, पैक द्वारा से आप पानी एवोपरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू द्वारा से नीचे आ जाता है। वाटर साइकिल आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है बेटा, ठीक है ना। जो आपके टैप होते हैं, ड्रिपिंग टैप, वो कम से कम 1200 लीटर एक साल में पानी वेस्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करता है, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, प्रोडक्शन करने में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, बिजली बनाने में, डैम्स में, ठीक है ना। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड बढ़ रही है, कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उससे आपकी पानी की क्या हो रही है बेटा, शॉर्टेज हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पानी का पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखो साइड में एक्टिविटी, पीने में 3 लीटर पानी यूज़ करते हो, कुकिंग में 4 लीटर, बाथिंग में 20 लीटर, फ्लशिंग में 40 लीटर, वॉशिंग क्लोथ में 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल में 20 लीटर, गार्डनिंग में 23 लीटर, 150 लीटर पानी आप यूज़ कर रहे हो हर दिन। ये तो नॉर्मल है, आप इससे ज़्यादा ही करते होंगे। अमरेली एक सिटी है सौराष्ट्र रीजन के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन है 1.25 लाख, जो पूरी तरीके से पानी खरीदने पर डिपेंड है, यानी वहाँ पर पानी अवेलेबल ही नहीं है, वो तालुकात से पानी खरीद करके अपना काम चलाते हैं। क्या कहाँ पर है बेटा, सौराष्ट्र के अंदर। जगह सिटी का नाम क्या है, अमरेली। अमरेली सिटी ऑफ सौराष्ट्र कम्प्लीटली 1.25 लाख पॉपुलेशन वाली सिटी है अमरेली सिटी ऑफ सौराष्ट्र, जो कि पूरी तरीके से पानी को बाय करके अपना काम चलाने पे कर रही है। यानी वो पहले पानी को बाय करती है और बाय करने के बाद क्या करती है, आपका अपना खर्चा चलाती है। तो अमरेली, ठीक है ना, अमरेली सौराष्ट्र के अंदर आप याद रखना 1.25 पॉपुलेशन वाला एरिया, जो पूरी तरीके से क्या है आपका, किस पर डिपेंड करता है, पानी को खरीद के अपना काम चलाने पर। तो आप समझ सकते हो पूरे वर्ल्ड में पानी की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, वेस्टर्न यूएसए में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, साउथ मैक्सिको का पार्ट, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर की। कंट्री जो कि बेटा क्लाइमेट जोन्स के अंदर है, ड्राउट एरिया में जो लोग रहते हैं पानी को बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फील करते हैं वो लोग, वहाँ प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होता है। पानी को हमें कम से कम एक्सपर्ट करना चाहिए, कम से कम कंटेमिनेट करना चाहिए, ठीक है। वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन, अगर आप क्लीन और एडिक्वेट वाटर को एक्सेस करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पानी आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, आप उसको अगर रिन्यू करते रहोगे तो आप काफ़ी बार उस पानी को यूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल करके आप काफ़ी बार पानी को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई सीवेज है, कोई अनट्रीटेड पानी है, एग्रीकल्चर केमिकल्स है, इंडस्ट्री में बहुत सारे जो निकलते हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो उन्हें वाटर कंटेमिनेंट बोलते हैं क्योंकि वो सारे पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट कंटेंट है जो कि आपके पानी में ऐड हो रहे हैं। तो पानी में कंटेमिनेट, पॉल्यूशन कंटेमिनेट को बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूट कंटेमिनेट को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि नाइट्रेट है, कोई मेटल है, कोई पेस्टिसाइड्स है, ये सब आपके पानी में पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कभी भी आपकी अगर आपकी ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाएंगे तो पानी के थ्रू पहुंच सकते हैं और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कभी मरते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि पानी में जाने के बाद वो गल जाएँ। पानी जो पॉल्यूशन होता है उसे आप ट्रीट करो, कंट्रोल करो, सूटेबल करो कि आपकी वाटर बॉडी से कम पानी जो है वाटर बॉडीज़ में कम से कम पॉल्यूशन मिले उसके अंदर। जो फॉरेस्ट है और अदर वेजिटेशन है जैसे कि सरफेस पर रन ऑफ होना है, अंडरग्राउंड वाटर है। पानी हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, पानी को सेव करना।
सरफेस पे जो पानी है उसको सेव करना, जो कैनल आप यूज़ करते हो पानी को इरीगेट करने के लिए उनका यूज़ कम से कम करना, या फिर उनको इस तरीके से यूज़ करना, स्प्रिंकल करना कि पानी आपका इरीगेट भी हो जाए, यानी खेती में आपका पानी सिंचाई में भी यूज़ हो जाए और आप पानी कम से कम क्या कर पाओ, वेस्ट कर पाओ। ठीक है ना। ड्राई रीजन है, जैसे हाई बहुत ज़्यादा आपका पानी एवोपरेशन होगा तो आपको पता है इरीगेशन के लिए आप ड्रिप इरीगेशन यूज़ करो, ऐसा यूज़ करो कि पानी सिर्फ और सिर्फ पेड़ की जड़ों तक जाए और कहीं तक पानी ना पहुँचे और पानी वेस्ट ना हो आपका। ठीक है। अब क्या है बेटा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ स्कूल चिल्ड्रंस जो विजिट करते हैं हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स रखे हुए रहते हैं अलग अलग कंट्री, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ के। वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडबैग रखा हुआ होता है जो कि जूट से मिल करके बना हुआ है। टीचर कहते हैं कि क्या तुमने इस बास्केट को या लैंड शेड को, चेयर को कभी देखा है? ये सब केन्स और बैम्बू से मिल करके बने हुए हैं। तुम्हारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो बैम्बू से बहुत सारे प्लांट्स, बैम्बू से बहुत सारे आपके हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। टीचर ने एक्सप्लेन करा कि जो सिल्क होता है आप उसे सिल्क वॉर्म भी कीड़ा उससे लेते हो और जो कि मलबरी ट्री के ऊपर रह करके ब्रीडिंग करता है ना, उससे आपको सिल्क मिलता है जिसके प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, कपड़े यूज़ करते हो, है ना। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बेटा आपका एक छोटे से नैरो जोन में पाया जाता है जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों का ही नैरो जोन है, जिसे आप बायोस्फीयर कहते हो। बायोस्फीयर के अंदर लिविंग बींग्स रहते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई भी लिविंग बींग बिना दूसरे लिविंग बींग के नहीं रह सकता। हम लोग डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, प्लांट डिपेंड है हमारे ऊपर। तो ये हमारा बायोस्फीयर का जोन है जिसमें इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आपके वाइल्ड लाइफ्स रहते हैं। जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऐसे सिस्टम है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमें हर चीज़ मिल रही है, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, उससे कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, अपनी कोई चीज़ उसको दे रहे हैं, तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों ही कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उस जगह को, उस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन मतलब प्लांट, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल, दोनों ही वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। प्लांट आपको टिम्बर देता है, ठीक है ना, एनिमल्स को रहने के लिए जगह देता है, ऑक्सीजन देता है हम लोगों को ब्रीथ करने के लिए, सॉइल हमें प्लांट से मिलती है, प्लांट जो है शेल्टर बेल्ट बना के रखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में मदद करते हैं, फ्रूट्स हमें देते हैं, है ना, ऑयल हमें देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिनल प्लांट देते हैं, पेपर हमारे प्लांट से ही मिल करके बना हुआ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ जिनके अंदर आपका इंक्लूड है एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, है ना। और आपको एनिमल क्या देते हैं बेटा, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं। इंसेक्ट जैसे कि आपकी बी आपको हनी देता है, पॉलिनेशन करता है फ्लावर्स के अंदर, जिससे वो आपके बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं। ठीक है ना। बर्ड्स आपकी और जो इंसेक्ट हैं वो डिकम्पोजर का काम करती है। वल्चर आपका डिकम्पोजर करता है, डेड मटेरियल को ख़त्म करने का काम करता है, आपका एक तरीके से एनवायरनमेंट में क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है ना। एनिमल्स भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका आपके इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। वो हमारे इकोसिस्टम, हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करके रखता है। ठीक है ना। अब नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ वेजिटेशन की डिपेंड करती है आपकी प्राइमरली टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। ज़्यादातर जो मेजर वेजिटेशन है आपका वर्ल्ड के अंदर, वो या तो फॉरेस्ट है या फिर घास वाला ग्रासलैंड एरिया है, या छोटे छोटे प्लांट श्रब वाला एरिया है, या फिर टुंड्रा आपके बर्फीले एरिया में पाए जाने वाले प्लांट हैं। ठीक है ना। तो कोई भी एरिया जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, हैवी होती है, वहाँ पे ट्रीज जो होते हैं वो थ्राइव होते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी पत्तियाँ उनकी होती हैं। ठीक है ना। बहुत बड़ी पत्तियाँ, क्योंकि उन्हें पानी बहुत अबंडेंट मिलता है, पानी खूब सारा मिलता है, तो मॉइस्चर होता है। तो जब वहाँ पे अमाउंट मॉइस्चर का कम हो जाता है तो प्लांट की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो अपनी पत्तियों को एक टाइम पे झाड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास पता है कि एक टाइम के बाद उन्हें पानी नहीं मिलेगा। थॉर्नी श्रब्स वगैरह हैं आपके जो कम बारिश वाले एरिया के अंदर रहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत डीप जाती हैं, जैसे थॉर्नी और वैक्सी, क्योंकि उन्हें सरफेस से पानी मिलता नहीं है तो उन्हें अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप ले जानी पड़ती हैं, और वो मॉइस्चर बहुत कम रिड्यूस करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्योंकि उनके पास और इतना पानी अवेलेबल होता ही नहीं है। तो थॉर्नी और श्रब की जो प्लांट की जो डीप है बहुत ज़्यादा अंदर रूट में जाएंगी और मॉइस्चराइजेशन कम करेंगी, ट्रांसपिरेशन कम करेंगी। जैसे टुंड्रा वेजिटेशन है आपकी, जहाँ पर आपका पोलर रीजन आप जिसे बोला जाता है, वहाँ पे मॉर्चिन और लाइकेन दोनों रहते हैं। ठीक है ना, एक साथ। आज के टाइम पे बहुत सारे पीपल ऐसे हैं वर्ल्ड में, ठीक है ना, जो कि आप 2 सेंचुरी पहले अगर आप जाओगे तो वो बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया को कट करके क्रॉप्स को उगाया करते थे। फॉरेस्ट हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा था, जो कि अब बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, वैनिश हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है। कंजर्वेशन आप करोगे नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का, तो आप देखोगे कि जो आपका शेल्टर एरिया है, तो फॉरेस्ट बेटा आपकी वेल्थ है। प्लांट जो है आपको एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, हमारे इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। और आपके क्लाइमेट में अगर कोई बदलाव होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो आप उससे बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट को, प्राकृतिक रूप से रहने वाली जगहों को लॉस कर देते हो, जो कि प्लांट और एनिमल्स की होती हैं। ठीक है ना।
तो बेटा आपका मैंने बताया जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज होता है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ता है, तो आपका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस होने लगता है, जहाँ पर आपके प्लांट और एनिमल्स रहते हैं। आपकी जो बहुत सारी स्पीसीज हैं बेटा वनरेबल में हो चुकी हैं, यानी ऐसी हो चुकी हैं या तो वो ख़त्म हो गई हैं, या ऐसा ही हो कि खतरा है, यानी पहले अगर 100 थी तो 50 हो गई हैं, 50 थी तो 40 रह गई हैं, 30 रह गई हैं, इस तरीके से। कुछ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल तरीके से एक्सटेंड हो चुकी हैं। क्यों बेटा? क्योंकि आपने डिफॉरेस्टेशन करा है, सॉइल इरोजन किया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करवाई हैं, बिल्डिंग्स बनवा दी हैं, फॉरेस्ट में फायरिंग हो चुकी है, सुनामी आ चुकी है, लैंडस्लाइड हो चुकी है, और जो कुछ ह्यूमंस हैं और जो नेचुरल फैक्टर हैं जो कि आपके एसलेट कर सकते हैं, आपके रिसोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है बेटा पोचिंग करना, यानी जानवरों को मारना और उनके जो उनके बॉडी ऑर्गन्स को कमर्शियल यूज़ करना, उनको या तो बेच के पैसा कमाना या किसी और मेडिसिन पर्पस में किसी न किसी चीज़ में यूज़ करना, ये पोचिंग होती है। इसकी वजह से क्या है, आपके नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं। कौन कौन से एनिमल की पोचिंग होती है? कलेक्शन इलीगल ट्रेड होता है आपका, उनकी स्किन का ट्रेड होता है बेटा, जैसे नेल्स हैं, टीथ है, हॉर्न्स हैं, इसके साथ साथ फैदर हैं, कुछ और एनिमल जैसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसॉर्स, ठीक है ना, और आपका स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पिकॉक, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस, हमें क्या करना चाहिए बेटा? अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, नेशनल पार्क बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने चाहिए, जिससे कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएँ। कंजर्वेशन करना है हमें, लेक्स का भी करना है। क्रीक क्या होता है बेटा? क्रीक आपका होता है जैसे कहीं पर आपका ये समुद्र वाला रास्ता है पूरा, इस समुद्र में थोड़ा सा ऐसे करके कोई रास्ता जा रहा है और वहाँ पे पानी अगर भर जाता है तो उसे आप क्रीक कहते हो, तो ये वाला जोन आपका क्या हो जाएगा? क्रीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप बेटा, हमें अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम सारी स्पीसीज़ को कंजर्व करें, किसी भी स्पीसीज़ को डिस्टर्ब नहीं करें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हैबिटेट है जो क्या हो रहे हैं बेटा? डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग करनी है, किलिंग नहीं करनी है। बहुत सारी बर्ड्स एनिमल जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, है ना, एक्सटेंशन पे पहुंच चुकी हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव प्रोग्राम, जो कि इंकरेज करे लोगों को कम्युनिटी लेवल पे, रीजनल लेवल पे कि आप अपने फॉरेस्ट रीजन को सेव करो। स्कूल में बच्चों को हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो बर्ड वॉच, विजिट नेचर कैंप्स को देखें, उनके हैबिटेट और उनके बारे में जानें। बहुत सारी कंट्रीज़ ने कानून बना रखे हैं जिससे कि वो बर्ड्स और एनिमल की किलिंग पर रोक लगा सकें। भारत में लॉयन की किलिंग पे, टाइगर किलिंग पे, डियर्स की किलिंग पे, इंडियन बस्टर्ड, पिकॉक की इलीगल किलिंग पे आपका क्या है? बैन लगा हुआ है। लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पिकॉक, इन सभी किलिंग पे क्या है बेटा? बैन लगा हुआ है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि साइट है बेटा, जो स्टेबलाइज की गई है, जिसका केवल एक ही मकसद क्या है कि एनिमल्स और बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज को क्या करो? सेव करो। उनके जो ट्रेड है, उनके ट्रेड पे प्रोहिबिशन लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल, हमारा सिटीजन होने के नाते क्या है? एथिनिक ड्यूटी बनती है कि हम उनको क्या करें? सेव करें। डू यू नो में देखो बेटा साइट की फुल फॉर्म दे रखी है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, जिसमें लोगों ने श्योर कराया, कंट्रीज़ ने श्योर कराया कि वो किसी भी प्रकार के वाइल्ड एनिमल का, प्लांट का इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड नहीं होने देंगे, जो कि आज के टाइम पे खतरे में है। 5000 से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज़, 28,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे डॉल्फिन हो, बियर हो, कैक्टी हो, कोरल, ऑर्चिड, इन सबको एग्जाम्पल है जो कि आज के टाइम पे साइट की लिस्ट में है और प्रोटेक्टेड जोन के अंदर है। टोटल अगर आप देखोगे तो 5000 एनिमल है और 28,000 स्पीसीज़ हैं, ठीक है बेटा। तो चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है।